नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए लुई नेपोलियन यानी कि जो नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के बारे में हम अध्ययन करें, विश्व इतिहास के तहत बात की जाए। जर्मनी और जो इटली के एकीकरण को हमने पूर्ण किया। अब जो फ्रांस का शासक होता है, जो पहले हम देखेंगे, हमने पढ़ा कि किस तरीके से वह फ्रांस का राष्ट्रपति बनता है और उसके पश्चात किस तरीके से जो फ्रांस में उसके द्वारा जो गणतंत्र को समाप्त करके पुनः राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है और आगे हम देखेंगे किस तरीके से जो फ्रांस का सम्राट बन जाता है। अब उसके द्वारा ये षड्यंत्र शुरू कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो लुई नेपोलियन, पहले इसे लुई नेपोलियन के नाम से जानते हैं और उसके पश्चात ये सम्राट बनने के पश्चात नेपोलियन तृतीय के नाम से क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। तो हमने बात की इसके चरित्र के बारे में, इसके शुरुआती प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो ये किस तरीके का एक वाकई में षड्यंत्रकारी व्यक्ति था और समय समय पे इसके द्वारा जो फ्रांस की सत्ता को हथियाने का प्रयास किया गया। चाहे तुलो शहर में इसके द्वारा जो बात की जाए विद्रोह करवा के जो सत्ता हथियाने का, और बाकी अन्य क्षेत्रों में जो सेना को जो भड़का कर, तो कई प्रयास इसके द्वारा किए गए लेकिन इसके सफल। लेकिन अंत तक ये हमने देखा कि 1848 ईस्वी में जो संविधान सभा का निर्माण, जिसके तहत जो चुनाव होते हैं और उन चुनावों में इसके द्वारा जो जीत हासिल कर दी जाती है और अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित करके ये क्या करता है, फ्रांस का राष्ट्रपति बन जाता है। अब फ्रांस का राष्ट्रपति बनने के पश्चात चूँकि ये राज परिवार से था और इसके द्वारा जो शुरुआती दिन से ही ये प्रयास किए जाते हैं किस तरीके से जो गणतंत्र को समाप्त कर दिया जाए और राजतंत्र की स्थापना कर दी जाए। अब इसके लिए क्या था, जरूरी कि जनता का समर्थन होना बहुत जरूरी। जनता अगर इसके पक्ष में हो तो ये कुछ भी कर सकता है। जैसे कि इसे बात की जाए तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करके पहले ही जो शक्तियां काफ़ी प्रदान कर दी गई संविधान सभा में। जो राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन व्यवस्था की गई थी वो तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया, तो जनता के द्वारा सीधा इसे चुना जाता है। तो इसके पास वाकई में पहले से ही काफ़ी शक्तियाँ थी और धीरे धीरे एक कैसे निरंकुश बनता चला जाता। अब इसने कहा कि अगर राजतंत्र की स्थापना करनी है तो जनता को अपने जो बात की जाए पक्ष में करना जरूरी है। अब जनता को अपने पक्ष में करने के लिए यानी कि अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इसके द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं। उन्हीं प्रयासों का आज हम जिक्र करेंगे। विभिन्न प्रयास किस तरीके से अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जो इसके द्वारा पब्लिसिटी की जाती है उसका जिक्र करेंगे हम। बात की जाए इसके द्वारा पहले दिन से ये, क्योंकि इसे पता है फ्रांस की जनता के मन में अभी भी देखा जाए तो गणतंत्र के लिए किसी तरह का कोई सम्मान नहीं था। फ्रांस की जनता भी तुम देखोगे तो ये जो राजतंत्र में विश्वास करने वाली जनता थी और राजतंत्र के प्रति उनका सम्मान था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो देखा जाए फ्रांस को जो प्रतिष्ठा दिलाई थी, जो गौरव प्राप्त होता था, वह जो आज भी उन लोगों के मन में और जहन में वो बातें थी। तो अब इसके द्वारा क्या किया जाता है, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए किस तरीके के जो प्रयास किए जाते हैं, और चाहे मध्यम वर्ग हो, फ्रांस के हर वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए, चाहे श्रमिक वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, चाहे कैथोलिक के जो बात की जाए धर्मावलंबी हो, उनको अपने पक्ष में करने के लिए कई विभिन्न तरह के कार्य किए जाते हैं, उनका हम जिक्र कर दें। देखते हैं कि पहले जो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इसके द्वारा क्या किया जाता है। जो इटली के एकीकरण के दौरान हमने पढ़ा था, इटली के एकीकरण को पढ़ा था, उस नाम में जो मेजिनी नामक व्यक्ति होता है, जो सेना नायक होता है, उसके द्वारा जो सिसिली और नेपल्स को जो बात की जाए अधिकार करने के पश्चात जो रोम होता है, वहाँ रोम में गणतंत्र पर जो बात की जाए गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास के लाल कुर्ती दल उसका संगठन होता है। तो वह अपने 1000 सैनिकों के साथ जो रोम की तरफ बढ़ता। अब रोम कहाँ था, रोम इटली के मध्य में था। बात की जाए रोम इटली के मध्य में था यहाँ, और ये रोम ही सबसे बड़ी समस्या रहा है इटली के एकीकरण में। तो उसी दौरान बात की जाए ये सिसिली और नेपल्स की तरफ से आता है, इधर से सिसिली और नेपल्स की तरफ से हमने बात की। तो वहाँ से जो अपनी सेना लेकर 1000 सैनिक लेकर यहाँ आता है। तो उसी दौरान हम देखेंगे कि रोम
रोम का जो बात की जाए, रोम का जो पादरी है, रोम का चर्च, वह संपूर्ण यूरोप के लिए क्या था, जो पूजनीय स्थान होता, और संपूर्ण यूरोप के जो बात की जाए कैथोलिक धर्मावलंबी होते थे उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे रोम को। तो वह रोम पर रोम अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य था, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं। तो इटली के एकीकरण के दौरान मेजिनी द्वारा जो सैन्य कार्रवाई करने का प्रयास किया जाता है, तब उसी वक्त जो बात की जाए इसके द्वारा लुई नेपोलियन के द्वारा जो फ्रांस की सेना भेजी जाती है इसे रोकने के लिए। और उसी दौरान हम देखेंगे, हालांकि केवूर के द्वारा पहले से तैयारी कर ली गई थी, तो ऐसी बात टकराव की बात नहीं होती। इससे क्या होती है, जो फ्रांस की जनता बड़ी खुश होती है, जनता भी खुश होती है, और कैथोलिक धर्मावलंबी है जो लोग कैथोलिक धर्म को मानने वाले, वो भी किसके पक्ष में होते हैं, लुई नेपोलियन के पक्ष में होते हैं। वह काफ़ी खुश होते हैं और सेना भी खुश होती है। अगर बात की जाए तो सेना को जो इस समय के दौरान जो सेना को क्या है, जो विजय गौरव प्राप्त करने का संतुष्ट प्राप्त होता है, विजय गौरव प्राप्त करती है, तो उससे क्या होती है, सेना भी संतुष्ट हो जाती है। और कैथोलिक धर्मावलंबी तो उनको अपने पक्ष में, सेना को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है, और कैथोलिक धर्मावलंबी उनकी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि रोम का जो बात की जाए इनका जो चर्च होता है वह संपूर्ण यूरोप के लिए जो एक पूजनीय और बात की जाए आस्था का केंद्र होता है, तो उसको बचा लिया जाए सेना भेजकर। और वहाँ पे हम देखेंगे उसके पश्चात तो स्थायी रूप से सेना वहाँ जो इसके द्वारा नियुक्त कर दी जाएगी, आगे देखेंगे हम। तो ये इससे ये पक्ष में हो जाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं तो जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा केंद्र थे, शालाएँ थे, उन पे जो पादरियों का ये अधिकार था पहले, उनको हटाकर जो वहाँ पे जो लोकतंत्र की स्थापना के दौरान क्या किया गया था, वहाँ जो राज्य का अधिकार कर दिया, शिक्षा जो पॉलिसी है वो राज्य के अधीन हो गई। तो अब इससे पादरी वर्ग नाराज था। अब 1850 ईस्वी में पुनः क्या कर दिया गया, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को जो पादरियों के नियंत्रण में कर दिया, जिससे पादरी वर्ग काफ़ी खुश हुआ और वह उसके समर्थन में आगे, उसके पक्ष में हो गया। तो उनको ऐसे अपना समर्थक बनाया जाता है। अब उसके अलावा श्रमिक वर्ग को खुश करने का, जो मजदूर वर्ग है उसको भी खुश करने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है, इसे लुई नेपोलियन के द्वारा किया जाता है। अब जैसा कि हमने देखा, प्रतिनिधि सभा के द्वारा जो कानून बनाया गया था, जिसके तहत कोई व्यक्ति अगर 3 साल तक किसी रूप से स्थायी रूप से नहीं रहता है या जो टैक्स नहीं भरता है, तो उसे मत देने का अधिकार नहीं। इससे क्या, कई मजदूर तो इधर उधर ही आते जाते रहते थे, पलायन उनका होता रहता, उनको जो वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो इस प्रस्ताव को इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। नेपोलियन तृतीय के द्वारा, लुई नेपोलियन के द्वारा इसको रोक दिया जाता है, ताकि श्रमिक वर्ग क्या हो, इसका समर्थक हो जाए, इसका जो सपोर्टिव हो जाए, इसको रोक दिया जाता है। उसके अलावा जो बूढ़े श्रमिक थे, बूढ़े जो मजदूर होते हैं, उनके लिए जो नेपोलियन के द्वारा, इस लुई नेपोलियन के द्वारा पेंशन की व्यवस्था कर दी जाती है। वृद्धावस्था में क्या है, बोले इनको पेंशन मिलेगी। इससे वो जो श्रमिक वर्ग क्या होता है, इसका सपोर्टर हो जाता है, समर्थक हो जाता है, उसको खुश करने का प्रयास किया जाता है। उसके अलावा ये षड्यंत्रकारी तो फुल था ही, अगर बात की जाए तो लुई नेपोलियन, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो नेपोलियन बोनापार्ट के समय जो ऑस्ट्रेलिज का युद्ध होता है, ये युद्ध किसके मध्य होता है, जो बात की जाए नेपोलियन बोनापार्ट और ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेना के मध्य होता है। इसमें जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया जाता है, इससे फ्रांस का गौरव बढ़ता है। तो उस युद्ध की वर्षगांठ मनाना शुरू कर दिया जाता है, और लोगों को जिस तरीके से राजतंत्र के प्रति बात की जाए, राजतंत्र के समर्थक बनाने के लिए और राजतंत्र में जो आस्था विकसित करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं, ताकि आगे जाकर ये गणतंत्र को समाप्त करे और राजतंत्र की स्थापना करे। तो जनता के द्वारा किसी तरह का विरोध नहीं किया जाए, किसी तरह का विद्रोह नहीं किया जाए। तो जनता के जो अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इसके द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया की जो युद्ध है, इसकी वर्षगांठ मनाना शुरू कर दिया, और नेपोलियन बोनापार्ट के आदर्शों को जो जनता में प्रचारित करवाना शुरू, जैसे हम देखेंगे निर्वाचन के दौरान हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, चुनावों के दौरान भी नेपोलियन बोनापार्ट है, उसके आदर्शों का प्रचार प्रसार करके इसके द्वारा फ़ायदा लिया जाता है, और कहा जाता है कि इसके नाम की वजह से ही जो इसको क्या मिल जाती है, अगर बात की जाए ये इसका व्यक्तित्व को अगर देखा जाए तो इतनी जो इसमें क्षमता नहीं थी, फिर भी इसको नाम का बहुत फ़ायदा मिलता है यहाँ नेपोलियन, क्योंकि फ्रांस की जनता के मन में तो नेपोलियन बोनापार्ट के प्रति गहरी आस्था थी, तो उसका फ़ायदा इसे मिलता है। तो इस तरीके से वर्षगांठ मनाना शुरू कर दिया। अब जब मिडिल फैमिली, जो मध्यम वर्ग,
उसको अपने पक्ष में लाने के लिए इसके द्वारा प्रयास किया। मध्यम वर्ग के ज़्यादातर जो व्यापारी लोग होते हैं उनको इसके द्वारा क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, यानी कि उनको सपोर्ट किया जाता है और उनके फेवर में जो कई तरह की पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है। तो ये व्यापारी और व्यवसायी वर्ग है, इनको जो प्रोत्साहित किया जाता है और इनके लिए जो सपोर्ट, यहाँ बात की जाए सपोर्ट इनके द्वारा किया जाता है लुई नेपोलियन के द्वारा, ताकि ये इसके फेवर में हो जाए, इसके पक्ष में हो जाए। अब उसके अलावा जो मताधिकार से वंचित 30 लाख लोग हो गए थे जो 90 लाख लोगों में, तो जिस तरीके से प्रतिनिधि सभा के द्वारा बात की जाए तो इनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जो बात की जाए एक विधेयक प्रस्तुत करके उसको हालांकि इसके द्वारा रोक दिया गया था, लेकिन इसमें जो मजदूरों की बात का इसके द्वारा समर्थन किया जाता है कि ये बात नाजायज़ है, इनको जो आप मताधिकार से वंचित करते हो। लेकिन यह प्रतिनिधि सभा के द्वारा इसकी किसी तरह की बात नहीं सुनी जाती है और इससे प्रतिनिधि सभा की क्या होती है, छवि खराब होती है और ये धीरे धीरे जनता में क्या होता चला जाता है, लोकप्रिय होता चला जाता है और इससे इसकी लोकप्रियता बढ़ती है। अब इसने जो ये 30 लाख लोगों के जो मताधिकार से संबंधित जो कानून पास हुआ था उसको रद्द करने की मांग की थी। इससे जो बात की जाए श्रमिकों में उसका क्या बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है और ये काफ़ी लोकप्रिय प्रतिनिधि सभा की छवि यहाँ बेकार हो जाती है। और इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो अपनी जो लोकप्रियता को बढ़ाने का प्रयास किया गया और इससे फ्रांस का प्रत्येक वर्ग लुई नेपोलियन को चाहने लगा और वह निरंतर अपनी शक्तियों में क्या करता गया, बढ़ोतरी करता गया और सत्ता पे नियंत्रण करने का जो प्रयत्न करता गया और अंत तक उसके द्वारा जो सत्ता पे नियंत्रण कर लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने लुई नेपोलियन जो फ्रांस का शासक राष्ट्रपति पद पर रहते हैं उसके द्वारा अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए किस तरह के जो प्रयास किए जाते हैं उनका जिक्र किया और इन्हीं प्रयासों के आधार पर इसके द्वारा ये जनता में लोकप्रिय हो जाता। तो उसके पश्चात वहाँ के गणतंत्र को समाप्त करके उसके द्वारा क्या कर दी जाती है, राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है और वह सम्राट बन जाता है। तो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए जो श्रमिक जो विभिन्न पक्ष है, जो चाहे फ्रांस के चाहे श्रमिक मजदूर वो जो भी है, मध्यम वर्ग पक्ष है, धार्मिक वर्ग के तहत कैथोलिक वर्ग, उनको अपने पक्ष में करने के लिए उसके द्वारा प्रयास किया जाता है। अंत तक वह उसमें सफल होता है और सफल होने के पश्चात जो उसके द्वारा राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में, फिर भी आप अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है उसके माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित कोई की आपकी राय या सुझाव वह भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।